हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की जो चैप्टर 1 की सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। आज का टॉपिक है कैसे हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना करते हैं। जिन बच्चों ने गॉस का नियम जिन बच्चों ने नहीं देखा है वे पीछे जाके गॉस के नियम की स्थापना, गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे की है हमने उसको प्रूफ करके रखा है। आप पहले वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। एक और चीज ध्यान देंगे आप कि आज हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। आगे का जो और 3 वीडियो होगा, 3-4 जितने भी वीडियो होंगे वो गॉस के एप्लीकेशंस होंगे, गॉस के अनुप्रयोग होंगे। मतलब गॉस के नियम का ही यूज करके हम कैसे उसको अन्य एप्लीकेशंस में और अलग अलग अनुप्रयोग में हम उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, आप बस टॉपिक के साथ बने रहिए। तो देखिए, आज का टॉपिक ही है कि गॉस का प्रमेय लेना है हमें, और गॉस का प्रमेय का यूज करके हम किसके नियम की स्थापना करेंगे? कूलाम के नियम की स्थापना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, गॉस का प्रमेय अगर आपको ध्यान हो तो गॉस का प्रमेय आपने क्या पढ़ा था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, वो टोटल इंटीग्रल किसके होता है? ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और ये किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था बच्चों? ये तो था गॉस का नियम, गॉस प्रमेय था ये। आज इसी प्रमेय का यूज करके आपको कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। अब सवाल ये उठता है कि कूलाम का नियम क्या था? तो आपने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था कूलाम का ही नियम। और वो क्या था कि अगर कोई दो चार्ज है Q1 Q2, तो उसके बीच का डिस्टेंस अगर मैं r ले लूं तो इसको लेके प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल जो भी निकलता था वो निकलता था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये है कूलाम का नियम और ये क्या है? गॉस का प्रमेय। मतलब हमको लेना है पहले गॉस का प्रमेय और प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है? यही F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब दो चार्ज का गुणनफल और बटा में दोनों चार्ज की जो बीच की दूरी होती थी उसका स्क्वायर। तो ये आपको आज प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप गॉस प्रमेय पढ़ते हैं तो गॉस प्रमेय पढ़ते समय ध्यान देंगे, गॉस प्रमेय जब हम सिद्ध करते हैं या गॉस के प्रमेय से कूलाम की नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, या फिर हम इसका अन्य एप्लीकेशन भी जब पढ़ेंगे, अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे बच्चों, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी, बहुत सारी मतलब फ्रेम जो आपको देखने को मिलेगा सॉल्व करने का वो एक टाइप का देखने को मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा टॉपिक का नाम है वैसा ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गॉस का प्रमेय को आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो उसके लिए हम क्या करते थे? एक गोलीय चालक लेते थे, गोलीय चालक के मध्य बिंदु का नाम दे दिया था हमने वहां पे O, और यहाँ पे कैसा था? एक प्लस Q चार्ज। यहाँ से R दूरी पर, जो कि इसकी त्रिज्या भी है, R दूरी पर एक अल्प क्षेत्र था और हमने पहले इसी अल्प क्षेत्र का नाम मैं दे देता हूं ds वेक्टर। चूंकि ds वेक्टर है तो इसकी दिशा इधर होगी, मतलब ये जो अल्प क्षेत्र है इसकी दिशा इधर है। पूरे गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? s है। पूरे गोले का क्षेत्रफल s। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था वही मैं बोल रहा हूँ। पहले आप गॉस के प्रमेय को क्लियर करिए, पीछे का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से भी एक विद्युत बल रेखा जा रही होंगी E वेक्टर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगता है कि E समानांतर है किसके? ds के।
तो अगर ई समानांतर है ds के तो थीटा कितना डिग्री बनेगा, वो बनेगा 0 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से, पहले हम ये अल्प क्षेत्र जो ds है इतना, सिर्फ इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अल्प क्षेत्र ds वेक्टर के लिए अल्प फ्लक्स, अल्प फ्लक्स जो कि कितना होगा, d फाई ई इक्वल टू ई डॉट ds, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट किस में टूटेगा बच्चों, आपको पता है cos थीटा में, तो ये हो जाएगा ई ds cos थीटा। अब बताओ यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, यहाँ पे अब फार्मूले में भी देखो थीटा किसके किसके बीच का कोण है, तो थीटा है ई और ds के बीच का कोण, और ई ds के बीच जो थीटा बना है वो कितना डिग्री बना है, 0 डिग्री। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको रटना नहीं है, चीजों को समझो आप, ठीक है। तो d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बताइए, cos 0 की वैल्यू होती है 1। पहले आप ये रीजन दे दो कि E पैरेलल क्या है, ds है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। d फाई ई बराबर, देखिए ई ds cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो मैं उसको लिख देता हूँ cos 0 इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक बात। ये देखिए ये वैल्यू जो निकला है ये अल्प फ्लक्स है, किसके लिए, अल्प क्षेत्र के लिए। अब मुझे पूरे क्षेत्र का क्या चाहिए, कुल फ्लक्स चाहिए, तब कुल फ्लक्स क्या निकलेगा, फाई ई बराबर टोटल इंटीग्रल ई डॉट ds, जो कि क्या होता है, गॉस का प्रमेय का स्टार्टिंग पॉइंट है ना। यहां से भी डॉट प्रोडक्ट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से भी डॉट प्रोडक्ट अगर टूटेगा तो बनेगा ई ds cos थीटा। यहाँ पे भी थीटा कितना रखोगे, वही 0 डिग्री, क्योंकि थीटा किसके किसके बीच का कोण है, ई और ds के बीच का। तो ये हो गया ई ds और cos कितना बच्चों, 0 डिग्री, और फिर से cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये जो फाई ई है कुल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, टोटल इंटीग्रल ई ds cos 0 कितना हो गया, 1। तो cos 0 को मैं लिखूंगा ही नहीं भाई, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, ई ds ही बचेगा। तो ये हो गया ई ds। अब ध्यान से देखिए, d के साथ जो ये फंक्शन है एडिशनल फंक्शन वो क्या है, s, लेकिन होल फंक्शन में कहीं भी s का पार्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। तो e को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे, तो e निकल गया बाहर, बच क्या गया, टोटल इंटीग्रल ds। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखिए, ये ds क्या था, ds क्या था, अल्प क्षेत्र था। ds क्या था, अल्प क्षेत्र, किसका, इस गोले का। तो ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देंगे, चूंकि टोटल इंटीग्रल ds, अभी सिर्फ आप ds को देखिए, ds क्या है, अल्प क्षेत्र है, किसका, गोले का, लेकिन उसके सामने मैंने कौन सा चिन्ह लगाया है, टोटल इंटीग्रल, कुल समाकलन का। टोटल इंटीग्रल ये बताता है कि अब अल्प क्षेत्र के बारे में बात नहीं हो रही है, अब पूरे क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। मतलब ds तो अल्प क्षेत्र था गोले का, लेकिन टोटल इंटीग्रल लगाने से उस गोले के अब पूरे क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। तो
ds हो गया गोले का अल्प क्षेत्र, और टोटल इंटीग्रल ds हो गया गोले का क्षेत्र या गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वो होता है 4πr²। ये मैंने कराया है कूलम्ब्स, सॉरी ये जो गॉस का प्रमेय हमने प्रूफ किया था इसमें भी मैंने कराया है, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर होगा, यहाँ पे भी क्लियर होगा। तो देखिए समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई, और टोटल इंटीग्रल ds कितना है बच्चों 4πr², तो इनटू मैं लिख देता हूं 4πr²। अब ध्यान दीजिए आप, समीकरण नंबर 2 आप क्या कर रहे हो, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। ये आ गया एक फ्लक्स का मान। अगर आप इस पे गॉस का प्रमेय लगाओ तो गॉस का प्रमेय लिख लेते हैं अब, तब गॉस के प्रमेय से मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उसको लेके एक फ्लक्स निकालिए, और एक फ्लक्स तो गॉस के प्रमेय में ही है, जो कि कितना होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये जो है गॉस का प्रमेय, ये भी फाई ई का मान है, और यहाँ भी फाई ई का मान निकल रखा है, ये भी फाई ई, ये भी फाई ई, मतलब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तब हम लिखेंगे, तब समीकरण 2 व 3 से, ध्यान दीजिए समीकरण 2 क्या है, ई इंटू 4πr², 4πr², और इक्वल टू में क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, E की वैल्यू आ रही है, ये 4πr² साइड चेंज होके इधर आएगा तो वो होगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। देखिए ये Q और ये एप्सिलॉन नॉट पहले से था, 4πr², 4πr² इधर डिनोमिनेटर मतलब हर में आ गया। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, कूलाम का नियम क्या था, F इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमको प्रूफ करना है। अभी तो आया है ये F है, लेकिन ये क्या है, E है। तो ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा, हाँ, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा या विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ध्यान दीजिए, ये है E इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², और ये है विद्युत क्षेत्र का सूत्र, जो कि कितना होता है F अपॉन क्यू नॉट, बल्ब बटा में जो टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश होता है। ठीक, ये E के जगह पे, इस E के जगह पे मैं कितना रख दूंगा, F अपॉन क्यू नॉट। तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहीं पे देखते हैं, छोटा सा है बचा अब। तब समीकरण किससे, 4, समीकरण 4 से क्या आएगा, E के जगह मैं क्या लिखूंगा, F अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू में कितना है 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ध्यान दीजिए, ये Q नॉट इधर कहाँ है, हर में, डिनोमिनेटर में। इसको उठा के अगर इधर ले जाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा, अंश में, न्यूमरेटर में। तो F इक्वल टू कितना आएगा,
1/4πε0, Q यहाँ है और ये Q0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा Q0 और अपॉन में क्या है r²। ध्यान दीजिए 1/4πε0, 1/4πε0, Q1 Q2, यहाँ Q0। अंतर है क्या? नहीं। कैसे समझिए, Q1 और Q2 तो मैंने अपने से नाम दिया है ना, आप तो नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने नाम दे दिया Q और Q0, दोनों के बीच बल लगेगा ना, या तो प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल। Q और Q0 अगर दोनों माइनस होंगे तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। Q और Q0 दोनों प्लस होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, या दोनों, तीसरा जो चौथा कंडीशन है कि कोई एक पॉजिटिव हो कोई एक नेगेटिव हो तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो यही तो है बच्चों कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का क्या है? नियम है। यहाँ पे आपका होता है ये चीज प्रूफ। तो बहुत इजी है, आप इसको समझिए, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। मैं हट गया हूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको। नोट्स देखिए बनाते चलिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जब रिवीजन करना हो तो आप आधे चीज़ों को किताब से पढ़ो, आधे चीज़ों को रफ कॉपी से पढ़ो, आधे चीज़ों को नोट्स कॉपी से पढ़ो। नोट्स कॉपी में हर वो एक चीज़ अच्छे से लिखो, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जो आपको एक बार में रिवीजन कर, आपको 10 जगह से चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक कॉपी लो और वहाँ से क्लियर करते चलो। कभी भी आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाने के बाद, जैसे मान लो ये टॉपिक लिखा, यही टॉपिक, तो ये टॉपिक खत्म करने के बाद आप लास्ट में कम से कम 10 लाइन जगह छोड़ दिया करिए हमेशा। 10 लाइन जगह इसलिए छोड़ने को बोल रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि आगे कुछ नया इसी टॉपिक से नया चीज सीखने को मिले, तो वो चीज़ आप वहाँ पे नोट करो, तो अलग से आपको मतलब फ्यूचर में नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये नोट्स बनाओगे तो आपको जीवन भर, यकीन नहीं करोगे, मैं कभी शेयर करूँगा, मेरे पास जो मैंने क्लास 12th पढ़ा है वो नोट्स मेरे पास आज तक है। मतलब मुझे बहुत काम आता है पर्सनली, क्योंकि पहली बार अगर कोई टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसको समझने में बहुत मज़ा आता है और वो जीवन भर याद रहता है आपको। ठीक है, जाने से पहले एक बात, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये चैप्टर अब ख़त्म ही होने वाला है हमारा, 2 से 3 टॉपिक और रह गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे जो ये पूरा देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले जो होंगे, इवन अदर बोर्ड के भी बच्चे होंगे, ये गॉस का प्रमेय और उसका जो अनुप्रयोग है एप्लीकेशन, ये तो घूम फिर के पक्का आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा बात ये बता दूं कि देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई आप 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, आप समझिए कि अगर आप 12th क्लास में हो तो आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलो। क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन टाइम आता है तब बच्चे सीरियस दिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। 12th पूरे साल भर का प्रोग्राम होता है, 11th उस मतलब जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए वो साल भर का प्रोग्राम है, नर्सरी में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए वो साल भर का प्रोग्राम है। तो जो अगर साल भर का सिलेबस है उसको आप 1-2 महीने में निपटाना चाहोगे और एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मैं 90% और 80% लेके आऊँगा और भविष्य में डॉक्टर बनोगे, MBBS, तो ये तो मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है। इसके लिए आप मेहनत करिए अभी से, और ऐसा नहीं है कि दिमाग पे एकदम लोड लीजिए। सबसे पहला चीज़ है आप टॉपिक को क्लियर करिए अच्छे से। टॉपिक को क्लियर करते करते रात को सोने से पहले या जब भी आपको अच्छा लगे, रिवीजन का एक टाइम फिक्स रखिए एवरीडे। रिवीजन के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। पढ़िए कम, रिवीजन करिए ज़्यादा। तो एक रिवीजन का टाइम तो फिक्स ही कर लीजिए आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो वही कहा जाता है ना कि अगर लड़की नहीं पढ़ती है तो वही बनेगी रानू मंडल, और लड़का नहीं पढ़ेगा तो वही बाबा का ढाबा खोल के बैठेगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।